नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज डीसी मोटर की इस पहली लर्निंग वीडियो में जानते हैं डीसी मोटर की वर्किंग, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन के बारे में कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण जो 4 विकल्प में यहाँ दिए गए हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर डीसी मशीन में रोटेटिंग और ज्यादा पावर वाला हिस्सा होता है जिसमें एक आर्मेचर कोर में डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज्ड वाइंडिंग की जाती है और वाइंडिंग में ओवरहैंग से टेपिंग्स को कम्यूटेटर के टुकड़ों से जोड़ा जाता है। 2 टुकड़ों के बीच में माइका का इंसुलेशन है और किन्हीं खास कम्यूटेटर टुकड़ों के ऊपर कार्बन की ब्रश से आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन बाहर प्राप्त हो जाते हैं। इस ज्यादा पावर वाले हिस्से में आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा ना हो, पावर लॉस ज्यादा ना हो, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। छोटी मशीनों में आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होता है। वहीं 50 किलोवाट या ज्यादा शक्ति की डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 0.1 ओम से भी कम होता है। ऐसे कम प्रतिरोध को नापने के लिए हम मेगर, मल्टीमीटर या श्रेणी प्रकार के ओम मीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे अल्पमान के प्रतिरोध के मापन के लिए केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जो शून्य विक्षेप विधि पर आधारित 0.1 ओम क्रम के प्रतिरोधों को मापन करते समय संपर्क प्रतिरोध और कनेक्टिंग लीड की त्रुटियों से मुक्त अज्ञात प्रतिरोध का यथार्थ मापन कर सकता है। वहीं मेगर उच्च मान के कुचालन प्रतिरोध को मापन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टेबल और सहज इंस्ट्रूमेंट है। मल्टीमीटर मध्यम परास के प्रतिरोध के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कम सुग्राह्यता के साथ अल्प मान के प्रतिरोध मापन के लिए हम सीरीज प्रकार के ओम मीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग के छोटे प्रतिरोध 1 ओम से भी छोटे प्रतिरोध को मापने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ जो चित्र में आर्मेचर वाइंडिंग प्रदर्शित की गई है वो किस प्रकार की वाइंडिंग है। तो यहाँ अल्टरनेट स्लॉट्स में वाइंडिंग के कनेक्शन में जो कॉइल्स आपस में जोड़ी जा रही हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन 2 क्रमागत स्लॉट्स में रखी हुई कॉइल 2 अलग अलग सर्किट्स में आ रही हैं और इस तरह की वाइंडिंग जिसमें एक कॉइल के साथ दूसरी कॉइल ओवरलैप करती है लैप वाइंडिंग कहलाती हैं। और यहाँ अल्टरनेट स्लॉट्स में 2 वाइंडिंग्स बनाई जा रही हैं समरूप प्रकृति की, जो अंत में एक दूसरे से ब्रशेज के कनेक्शन में समांतर में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह की वाइंडिंग जिसमें 2 अलग अलग लेप वाइंडिंग, एक पीली हाईलाइट में और एक ये बिना हाईलाइट वाली, एकांतर क्रम में कुंडलियों को ओवरलैप करती हुई चलाती हैं, इन्हें हम दोहरी लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग कहते हैं। और ऐसी डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में ब्रशेज के बीच में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। अगर ये 4 पोल की डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग है तो इसमें समांतर पथों की संख्या पोल संख्या 4 से 2 गुनी 8 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी मशीन में जो स्टेटर में पोल कोर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है उस फील्ड वाइंडिंग की कुंडलियां बनाने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पोल कोर में पोल शू से नीचे, चाहे ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो जो पतले तार और ज्यादा फेरों की बनाई हुई होती है, या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जिसमें फेरों की संख्या तो कम होती है लेकिन तार मोटा लिया जाता है, वो दोनों मेन फील्ड वाइंडिंग के जो कॉइल्स होती हैं वो सुपर एनेमल्ड तांबे के मैग्नेटिक वायर से बनाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार का एक कुचालन का आवरण एनील्ड कॉपर कंडक्टर के ऊपर 2 टर्न्स के बीच में इंसुलेशन का काम करता है। और अगर 2 मुख्य पोल के बीच में कम्यूटेशन सुधारने के लिए इंटरपोल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इन इंटरपोल वाइंडिंग्स को भी सुपर एनेमल्ड तांबे के तार से बनाया जाता है। वहीं आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर हम डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फील्ड वाइंडिंग के लिए हम सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी मोटर में जो आर्मेचर के घूमने की दिशा है उसे कौन से नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमें मालूम है कि डीसी मोटर में जब फील्ड पोल्स के द्वारा वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर के चारों तरफ बनाया जाता है और ब्रशेज पे सप्लाई देके कम्यूटेटर के मार्फत आर्मेचर के चालकों में धारा भेजी जाती है, तो ये धारा पृष्ठ के लंबवत आपकी तरफ और ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ जब आर्मेचर के चालक वहन करते हैं तो ये धारावाही चालक स्वयं
अपना चुंबकीय प्रभाव बनाते हैं और वो चुंबकीय प्रभाव कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करके बल रेखाओं को विकृत कर देता है और चालकों पे बल की अनुभूति होने लगती है। हम कहते हैं धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बलों को अनुभव करते हैं और कम्यूटेटर और ब्रश अरेंजमेंट क्लोज्ड वाइंडिंग के साथ इस तरह से क्रिया करता है कि सारे चालक जो एक चुंबकीय ध्रुव के प्रभाव में होते हैं उनमें एक जैसी धारा की दिशा एक जैसे दिशा में बल बनाती है, वहीं दूसरे समीपवर्ती विपरीत ध्रुवता के पोल के नीचे रखे हुए चालकों में उल्टी धारा की दिशा ऐसे बल बनाती है कि बलों के ये युग्म घूर्णन आघूर्ण बना लेते हैं और इस तरह से मोटर घूर्णन गति करती है। घूर्णन के दौरान जैसे ही चालक एक पोल छोड़ के दूसरे पोल के नीचे आते हैं, हमारा ब्रश और कम्यूटेटर अरेंजमेंट चालकों में धारा की दिशा को बदल देता है ताकि घूर्णन की दिशा एक जैसी बनी रहे। और इन बलों की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत विन्यासित करने के बाद कौन सा अंग किस विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक पैरामीटर को इंगित कर रहा है उसे FMC से याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए हम फादर, मदर, चाइल्ड ये को रूप भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये F फोर्स है जो धारावाही चालक पे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न होता है। ये तर्जनी जो सबसे महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कार्यकारी फ्लक्स की दिशा बता रही है। और ये मध्यमा C सेंट्रल C करंट धारा की दिशा बताती है। तो यहाँ अगर तर्जनी N से S चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये मध्यमा धारा की दिशा बता रही है, तो ये अंगूठा ऊपर की दिशा में बल की दिशा इस चालक में बता रहा है। और अगर हम धारा की दिशा उल्टी कर देंगे तो बल की दिशा भी इस N से S चुंबकीय क्षेत्र में उल्टी हो जाएगी। ये दोनों बल एक युग्म बनाकर घूर्णन आघूर्ण बनाते हुए इस मोटर को चलाएंगे। हम एक DC मोटर में घूमने की दिशा को फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स या आर्मेचर की धारा दोनों में से किसी एक को अगर बदल देते हैं तो घूमने की दिशा भी मोटर की बदली जा सकती है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ जो चित्र में DC मोटर दिखाई गई है उसका नाम क्या है। तो यहाँ DC मोटर के आर्मेचर के साथ कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए श्रेणी में मोटे तार के कम फेरों वाली सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और पतले और ज्यादा फेरों वाली शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का इस्तेमाल किया गया है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फेरों को आर्मेचर के साथ सीरीज में आर्मेचर की धारा से उत्तेजित किया जा रहा है, वहीं जो सप्लाई वोल्टेज है वो पतले तार वाली अधिक फेरों वाली शंट समांतर में जुड़ी हुई फील्ड वाइंडिंग को वोल्टेज उत्तेजन दे रही है। और जिसमें दोनों तरह के उत्तेजन होते हैं उस तरह की मोटर को हम कंपाउंड मोटर, संयुक्त मोटर कहते हैं। तो ये एक DC संयुक्त मोटर है और इस संयुक्त मोटर में अगर शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अधिक लंबाई में लगी हुई हो तो ऐसी मोटर को हम लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब अगर यहाँ सप्लाई के पॉजिटिव एंड से जो धारा प्रवेश करती है वो आर्मेचर में जाकर जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में सिंगल सफिक्स में और शंट फील्ड वाइंडिंग में भी सिंगल सफिक्स में एंटर करती हैं तो दोनों फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और ऐसे मोटर जिसमें शंट फील्ड के साथ सीरीज का फील्ड जुड़ता है और टोटल फील्ड लोड बढ़ने पे बढ़ता है, इस तरह की मोटर को हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाई गई एक DC लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। ऐसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में बगैर भार की स्थितियों में जब आर्मेचर में धारा कम है और सीरीज फील्ड द्वारा वर्किंग फ्लक्स नहीं बनाया जा रहा, उस समय आपूर्ति विभव से उत्तेजित शंट फील्ड जो फ्लक्स बनाता है उससे नो लोड स्पीड डेंजरसली हाई नहीं होती है। और जब यांत्रिक भार बढ़ता है और आर्मेचर धारा वहन करता है तो अधिक धारा से सीरीज का फ्लक्स शंट के साथ जब जुड़ता है तो वो बहुत ज्यादा टॉर्क बनाने में भी मदद करता है। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें अचानक तेज भार आता है और बगैर भार की स्थितियां भी आती है, जैसे कतरन करने वाला शियर का काम हुआ या प्रेस या पंच की एप्लीकेशन हुई, वहां हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। इस मोटर की एक खूबी है, इसमें परिवर्तनशील भार स्थितियों पे भी गतियां लगभग नियत रहती है। अगर एक DC कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाती है, वो सर्किट से अगर अलग हो जाती है तो एक आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन रह जाएगा और इस तरह की मोटर को हम DC सीरीज मोटर कहते हैं। इन मोटरों में भार बढ़ने पे आर्मेचर धारा ही फील्ड फ्लक्स को बढ़ा देती है तो धारा के वर्ग अनुपात में कार्यकारी बलागुण बनता है। तो ये मोटर 2 गुनी धारा पे 4 गुना बलागुण बना देती है। तो जहां कहीं भी हमें बहुत अधिक बल
बलागुण की आवश्यकता होती है और बड़ी परास में गति का नियंत्रण करना होता है, ट्रेन, होइस्ट, क्रेन, ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की डीसी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर देते हैं तो इसमें केवल आर्मेचर के साथ पैरेलल में शंट फील्ड एक्साइटेशन रह जाएगा और ऐसी मोटर को हम एक डीसी शंट मोटर कहते हैं। ऐसी डीसी शंट मोटर की नो लोड से फुल लोड के बीच में स्पीड का वेरिएशन 8 से 10% कम रहता है। तो कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस में हम इस तरह की डीसी शंट मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों एक्साइटेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसमें अगर शंट फील्ड वाइंडिंग एक लंबी लंबाई में आर्मेचर और सीरीज फील्ड के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगी होती है तो इस तरह के मोटर कनेक्शन को हम लॉन्ग शंट कनेक्शन कहते हैं। वहीं अगर शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के सिरों पर लगाई जाए और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समांतर कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लगाई जाए तो इस तरह के कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हम शॉर्ट शंट, लघु शंट कम्युलेटिव कंपाउंड संचयी संयुक्त मोटर कहते हैं। यहाँ सप्लाई के पॉजिटिव एंड से जो डिस्ट धारा एंटर होती है वो यहाँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिंगल सफिक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के सिंगल सफिक्स में एक जैसी स्थितियों में एक दूसरे के फ्लक्स को जोड़ने वाली कम्युलेटिव संचयी प्रकार की मोटर हो गई है, जिसमें भारधारा बढ़ने पे कुल फ्लक्स का मान बढ़ता है। वहीं इस शॉर्ट शंट कॉम्बिनेशन में भी आप देखिए कि यहाँ भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में D1 सिंगल सफिक्स और ये सप्लाई धारा शंट फील्ड वाइंडिंग में भी सिंगल सफिक्स E1 टर्मिनल में बता रही है कि दोनों के फ्लक्स एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले संचयी कम्युलेटिव रूप रखते हैं। तो चाहे हमारा सर्किट कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट शंट हो या लॉन्ग शंट हो, अगर दोनों शंट और सीरीज के फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली स्थितियों में है तो दोनों के अभिलक्षण एक ही प्रकार के होंगे। वहीं अगर एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल D1 और D2 आपस में उलट देते हैं और इन्हें D2 D1 करके सर्किट में जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में वर्किंग के दौरान मुख्य कार्यकारी फ्लक्स तो शंट फील्ड वाइंडिंग बनाएगी, लेकिन यहाँ शंट फील्ड वाइंडिंग में लाइन धारा सिंगल सफिक्स E1 टर्मिनल में है और सीरीज में ये सेकंड सफिक्स D2 टर्मिनल में है। तो वो बता रहा है कि शंट के फील्ड के साथ सीरीज का फील्ड विरोधी अवस्था में विभेदी डिफरेंशियल प्रकृति का है और भारधारा बढ़ने पे सीरीज का फील्ड जब शंट के फील्ड के विरुद्ध काम करेगा तो कुल कार्यकारी फ्लक्स भारधारा बढ़ने के साथ घटेगा। वहीं कम्युलेटिव कंपाउंड में ये सीरीज का फील्ड शंट के फील्ड को सपोर्ट करता है और कुल फ्लक्स भारधारा बढ़ने पर बढ़ता है। तो इन दोनों मोटरों में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जहां सीरीज और शंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और डिफरेंशियल कंपाउंड जहां सीरीज का फील्ड शंट को विरोध करता है, उन दोनों के अभिलक्षणों में काफी अंतर है। हमारा छठा प्रश्न है कि डीसी मोटरों को किन एप्लीकेशंस में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगर नियत गति की आवश्यकताएं हैं तो इंडक्शन मोटर जो एसी सप्लाई से चलती है, रग्ड और सस्ती है, उसका प्रयोग ज्यादा होता है। हालांकि डीसी शंट मोटर भी उन एप्लीकेशंस में कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट हेतु इस्तेमाल होती हैं और अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए तो हम इंडक्शन मोटर के बजाय डीसी शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हमें विशाल परास में गति नियंत्रण की आवश्यकता है तो डीसी सीरीज मोटर एक बेहतरीन पसंद हो सकती है और ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, क्रेन में, होइस्ट में हम डीसी सीरीज मोटर का विशाल परास में गति नियंत्रण होने के कारण इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम डीसी शंट मोटर में भी बहुत सहजता से एक अच्छी परास में गति नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम सी विकल्प पढ़ें तो अगर हमें शुरुआती बलागुण अधिक चाहिए, कार्यकारी बलागुण भी अधिक चाहिए, तो अधिक बलागुण की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें भी डीसी मोटर पूरा करती हैं। तो हम डीसी मोटर का इस्तेमाल यहाँ बी और सी दोनों एप्लीकेशंस में जहाँ शुरुआती और कार्यकारी बलागुण अधिक हो और बड़ी परास में सहज गति नियंत्रण हो, वहाँ हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल ट्रैक्शन, लिफ्ट, होइस्ट, पोर्टेबल इक्विपमेंट में डीसी मोटरों के इस्तेमाल का मुख्य कारण इनका अत्यधिक वेग पे काम करते समय छोटे आकार और वजन के साथ अधिक शक्ति क्षमता होना भी एक कारण है। तो सभी सुवाह्य प्रकार के पोर्टेबल जो हमारे टूल्स हैं या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जैसे ये वैक्यूम क्लीनर है, इनमें भी हम डीसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। सातवां प्रश्न है जो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, संचयी संयुक्त मोटरें होती हैं, उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें क्यों, किन एप्लीकेशंस में हम
प्रयोग करते हैं। तो जहां हमें अधिक बलागुण चाहिए वहां डीसी सीरीज मोटर एक आदर्श पसंद हो सकती है, जहां बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है और सिर्फ 3 गुनी धारा पे ही हम 9 गुना बलागुण पैदा कर सकते हैं। अगर हम सीरीज मोटर में एक खामी देखें तो वो बगैर भार की स्थितियों में जब बलागुण कम होता है, मोटर कम धारा लेती है, सीरीज फील्ड कम फ्लक्स बनाता है, तो उसकी कार्यकारी गतियां खतरनाक रूप से अधिक मान प्राप्त कर लेती हैं। तो जहां भार अचानक हटने वाला है, बहुत ज्यादा परिवर्ती प्रकृति का है, वहां हम डीसी सीरीज मोटर का नो लोड जैसी स्थितियों में या कम भार की स्थितियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्ती भार आवश्यकताओं की स्थितियों में उच्च बलागुण की अगर आवश्यकता हो तो हम डीसी संचयी संयुक्त मोटर का इस्तेमाल करेंगे, जहां कम बलागुण होने पर भी नो लोड पे जो स्पीड है वो डेंजरसली हाई नहीं है और भार बढ़ने पे मोटर शंट की तुलना में ज्यादा बलागुण बनाती है और अपनी गति में भी कम परिवर्तन करती है। तो जहां हमें परिवर्ती भार आवश्यकताओं में भी नियत गति चाहिए और उच्च बलागुण चाहिए, जैसे कतरन शेयर का एप्लीकेशन हुई, प्रेस हुआ, पंच हुआ, उन सभी जगह पे हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां लोड अचानक और अधिक मान का आता है और काफी समय ये मोटरें बगैर भार की स्थितियों में भी चलती हैं। 8वां प्रश्न एक सरल लेकिन परीक्षा उपयोगी प्रारूप है। कहा गया है कि एक डीसी शंट मोटर पे अगर आपूर्ति के जो सिरे हैं वो अगर आपस में उल्टे कर दिए जाएं तो मोटर की वर्किंग पे क्या प्रभाव आएगा। तो यहाँ शंट मोटर में आपूर्ति की धारा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में जब प्रवाहित होती है तो फील्ड वाइंडिंग के कार्यकारी फ्लक्स में आर्मेचर के धारावाही चालक बल और बलागुण अनुभव करके घूर्णन करने लगते हैं। अगर हम आपूर्ति के सिरों पे कनेक्शन उल्टे कर देते हैं तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों में एक साथ धारा की दिशा बदल जाएगी और अब उल्टी दिशा के चुंबकीय क्षेत्र में उल्टी दिशा के धारावाही चालक पूर्व दिशा में ही बल और बलागुण अनुभव करेंगे और ये मोटर पहले वाली ही दिशा में ही, भले ही हमने सप्लाई में तार आपस में उल्टे पुल्टे कर दिए हैं, पूर्ववत अभिलक्षणों के अनुसार चलती रहेगी। तो चाहे शंट मोटर हो, सीरीज मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, सप्लाई के सिरे बदलने पे फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों की दिशा एक साथ बदल जाती है और बलागुण की दिशा यथावत रहती है। तो यहाँ सप्लाई का कनेक्शन बदलने पर भी मोटर पहले की ही दिशा में पूर्ववत अभिलक्षणों अनुसार चलती रहेगी। वहीं अगर एक डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा को पहले से उल्टा करना हो तो हमें आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में से किसी एक में धारा की दिशा को उल्टा करना होगा और ये हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन या आर्मेचर में से किसी एक के कनेक्शन उल्टा करके कर सकते हैं। अगर यहाँ हम आर्मेचर के कनेक्शंस बदल देते हैं तो आर्मेचर में जो धारा की दिशा है वो पहले से उल्टी हो जाएगी और क्षेत्र वाइंडिंग में फील्ड फ्लक्स बनाने वाली धारा पहले जैसी रहेगी। तो उसी दिशा के चुंबकीय फ्लक्स में जब उल्टी धारा वहन करने वाले आर्मेचर चालक आएंगे तो घूर्णन की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो अगर एक डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा बदलनी है तो सप्लाई के कनेक्शन उलटने से काम नहीं चलेगा, क्षेत्र कुंडली या आर्मेचर दोनों में से किसी एक के कनेक्शन उल्टा करने पर घूमने की दिशा उल्टी हो सकती है। 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी कंपाउंड मोटर है, अगर वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है तो उसमें घूर्णन की दिशा कैसे बदलेंगी। तो यहाँ मुख्य कार्यकारी फ्लक्स तो शंट फील्ड वाइंडिंग बनाती है और उसके सपोर्ट में कुछ फ्लक्स योगदान आर्मेचर धारा के अनुपात में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा बनाया जाता है। और अगर हम फील्ड फ्लक्स या आर्मेचर की धारा में से किसी एक को उल्टा कर देते हैं तो मोटर के घूमने की दिशा बदली जा सकती है। अगर हम केवल शंट फील्ड के कनेक्शन उल्टे करते हैं तो हमारी जो मोटर है वो कम्युलेटिव कंपाउंड के बजाय डिफरेंशियल कंपाउंड जैसा व्यवहार करने लगेगी और इसके अभिलक्षणों में काफी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को उल्टा करने के बजाय केवल आर्मेचर में धारा की दिशा बदल के मोटर की घूर्णन की दिशा बदलना पसंद करते हैं और ए हमारा सही विकल्प होगा। अगर यहाँ दूसरे विकल्पों की जांच की जाए तो अगर सप्लाई के कनेक्शन उल्टा करेंगे तो आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों में धारा की दिशा बदलने से उल्टी दिशा के चुंबकीय क्षेत्र में उल्टी धारावाही आर्मेचर चालक पूर्व दिशा में ही बलागुण अनुभव करेंगे और घूर्णन की गति नहीं बदलेगी। बी नंबर ऑप्शन जैसा ही सी नंबर ऑप्शन है जो कहता है कि आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों में धारा की दिशा एक साथ बदल के हम घूर्णन दिशा को उल्टा नहीं कर पाएंगे। तो बी और सी गलत ऑप्शन है। और अगर हम श्रेणी क्षेत्र की धारा की दिशा बदलते हैं तो मुख्य फ्लक्स तो शंट बनाता है, श्रेणी का योगदान अल्प मात्रा का है और मोटर के अभिलक्षण कम्युलेटिव कंपाउंड के बजाय डिफरेंशियल कंपाउंड
कंपाउंड तो हो जाएंगे, लेकिन घूर्णन की दिशा उल्टी नहीं होगी। इसलिए यहाँ ए हमारा सही विकल्प है। एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में अभिलक्षणों को पूर्ववत रखते हुए घूमने की दिशा अगर उल्टी करनी है तो हमें केवल एक आर्मेचर में धारा की दिशा उल्टी कर देनी चाहिए। हालांकि हम अकेले शंट फील्ड में धारा की दिशा उल्टी करके भी मोटर को उल्टी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में ये मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड की बजाय डिफरेंशियल कंपाउंड होकर अपने अभिलक्षण बदल लेगी। ये 10वां प्रश्न पिछले प्रश्न का ही बदला हुआ प्रारूप है, जो कहता है कि एक डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में केवल आर्मेचर में धारा की दिशा को उल्टा करके ही घूर्णन की दिशा उल्टी क्यों की जाती है। तो अगर हम आर्मेचर में कनेक्शन उल्टा करके धारा की दिशा उल्टी कर दें और शंट फील्ड का फ्लक्स पूर्व की भांति ही धारा के साथ यथावत रहता है तो मोटर के घूमने की दिशा उल्टी हो जाएगी। इन दोनों स्थितियों में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की धाराएं सिंगल सफिक्स में एंट्री बनाती हुई एक दूसरे के फ्लक्स को जोड़ रही है, तो आर्मेचर में धारा की दिशा पहले से उल्टी होने से मोटर की घूर्णन दिशा तो बदल जाएगी, लेकिन उसके अभिलक्षण कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जैसे ही दोनों परिपथ चित्रों में रहेंगे। तो ये जो हमारा बी है वो सही विकल्प हो गया है। मोटर के अभिलक्षण कम्युलेटिव कंपाउंड जैसे बनाए रखने के लिए केवल आर्मेचर के कनेक्शन को उल्टा किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न पूछ रहा है कि जो शीयर कतरन की एप्लीकेशन होती है या प्रेस या पंच जैसी एप्लीकेशन होती है, उन मशीनों में हम कौन से प्रकार की डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी एप्लीकेशंस में अचानक बहुत तेज भार मशीन पर आता है और काफी समय तक ये मशीनें नो लोड पे भी काम करती हैं, तो हमें एक ऐसी मोटर चाहिए जो अत्यधिक आघूर्ण बनाते समय अधिक धारा ना ले और एक शंट की बजाय कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर समान धारा पे अधिक बलागुण बनाती है। हालांकि कम्युलेटिव कंपाउंड का बलागुण बनाने का अभिलक्षण सीरीज मोटर जितना प्रभावकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कम्युलेटिव कंपाउंड की बलागुण बनाने की क्षमता शंट मोटर की तुलना में बेहतर है। एक सीरीज मोटर भले ही बलागुण बहुत अधिक बनाए, लेकिन बगैर भार की स्थिति में एक सीरीज मोटर की स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है, क्योंकि कम धारा के साथ सीरीज फील्ड जब कम फ्लक्स बनाता है तो मोटर बैक ईएमएफ बनाने के लिए अपनी गतियां अत्यधिक ज्यादा खतरनाक कर लेती हैं। तो एक ऐसी एप्लीकेशन जहां भार अचानक कम हो जाता है वहां हम सीरीज मोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और शीयर, प्रेस, पंच ये ऐसी एप्लीकेशन है जहां भार लगातार नहीं रहता, अचानक अधिक मात्रा में आता है, और इन एप्लीकेशंस में हमें कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर है वो बेहतर रहेगी, जिसकी नो लोड की स्पीड भी डेंजरसली हाई नहीं है और भार बढ़ने पे भी वो धारा लेकर अधिक बलागुण बनाने की क्षमता रखती है। तो कतरन, प्रेस, पंच वगैरह के लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में भार बढ़ने के साथ स्पीड बढ़ जाती है और वो एक अस्थायित्व की स्थिति बना देती है, इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटरों का हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते। और कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस के लिए शंट मोटर और बहुत अधिक परास में अगर हमें गति नियंत्रण करना है तो हम सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ये प्रश्न प्रारूप परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।